Friends, welcome back to the new episode of this video. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट या QRM मतलब क्या QRM क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसे कैसे किया जाता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि QRM के टाइप्स कितने होते हैं, रिस्क के टाइप कितने होते हैं, सो दैट आपको थोड़ा डिटेल में समझ में आए कि आखिर हमें क्यों ज़रूरत है रिस्क असेसमेंट करने की। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिस्क के टाइप्स कितने हैं। रिस्क के दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। अब इन दोनों का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का मतलब है ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। एक्सट्रिंसिक का मतलब है ड्यू टू एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज। इनका क्या मतलब है समझिए। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कहूँ पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल के जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसकी वजह से जो रिस्क जनरेट होता है वो होते हैं इनहेरेंट रिस्क, यानी कि इंट्रिंसिक रिस्क। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है? एक्सट्रिंसिक का मतलब है जो मेरे उस प्रोडक्ट के प्रोसेस की वजह से है, यानी कि जो मैं मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस यूज कर रहा हूँ, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है, उससे जो रिस्क जनरेट हो रहा है उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक रिस्क। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि रिस्क असेसमेंट के कितने टाइप्स हैं, तो उसको समझते हैं। रिस्क असेसमेंट के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। रिस्क असेसमेंट मतलब हमारे 4 कैटेगरीज का होता है रिस्क असेसमेंट। ये हमारे कौन कौन से हैं? ये होता है हमारा प्रोडक्ट, प्रोसेस, फैसिलिटी और बिजनेस। इनका क्या मतलब है? प्रोडक्ट का मतलब हो गया, आप समझ गए होंगे कि जो उसके मैन्युफैक्चरिंग, जो मेरा प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है वो हम लोग प्रोडक्ट रिलेटेड रिस्क असेसमेंट में करते हैं। सेकंड, प्रोसेस से रिलेटेड, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड कोई भी अगर रिस्क है तो उसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड रिस्क असेसमेंट में कवर करते हैं। थर्ड होता है हमारा फैसिलिटी। फैसिलिटी रिस्क का मतलब है जो भी मेरी फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वहाँ के एनवायरनमेंट है, जो भी मशीनरी हैं, इसमें आएगा मेरा एरिया, मशीन और एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड जो भी मेरा रिस्क है वो सब मैं इसमें कवर करता हूँ। प्रोडक्ट में मेरा होता है, मेरा मेन है कि उसके रॉ मटेरियल्स, पैकिंग मटेरियल, इससे रिलेटेड रिस्क। प्रोसेस में मेरा मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग, प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क। फैसिलिटी में मेरा होता है एरिया, मशीन और एनवायरनमेंट, यानी कि उस एरिया का जो भी एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड रिस्क कवर किया जाएगा। और बिजनेस में मेरा किया जाएगा
उसके बिजनेस से रिलेटेड रिस्क। अब जब हम कहते हैं बिजनेस से रिलेटेड रिस्क, तो यहाँ पे मेनली कवर होता है आपका जो भी इनपुट कॉस्ट है, आउटपुट कॉस्ट है, मार्केट है, इससे रिलेटेड जो भी रिस्क है वो बिजनेस रिलेटेड रिस्क में आता है। तो क्यूआरएम में मैक्सिमम हम लोग इन 3 रिस्क को कवर करते हैं। यहाँ पे एक ह्यूमन को भी कवर करते हैं, यानी कि मेरा मैन, मटेरियल, मशीन, एनवायरनमेंट सब इसी में कवर होता है। मशीन और मेथड, 6 के 6 फैक्टर्स यहाँ पे कवर होते हैं। बिजनेस रिलेटेड रिस्क में कवर होता है मेरा इनपुट कॉस्ट, आउटपुट कॉस्ट, मेरा कंटिन्यूटी प्लान, मेरा मार्केट रिस्क, ये सब कुछ बिजनेस रिलेटेड रिस्क में कवर होता है। अभी हम लोग एक एक करके सभी को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रिंसिक को। इंट्रिंसिक का मतलब जैसे मैंने बताया था, ड्यू टू इनहेरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे कि पैरासीटामोल का एक साइड इफ़ेक्ट है उसका, अगर हम हाई डोजिंग मिले तो हिपैटिक लीवर पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, मतलब आपके हिपैटिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो मेरे इंट्रिंसिक रिस्क में है। अब उसको कैसे कवर किया जाता है, उसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं? बाय डोजेज कंट्रोल। अगर मैं कहता हूँ कि पैरासीटामोल की 1000 mg की मैक्सिमम डोज हो सकती है, तो मेरा डोसेज कंट्रोल है। जैसे इंडिया में पैरासीटामोल का हम लोग अगर इमीडिएट रिलीज कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो वो 325 mg से ज़्यादा की स्ट्रेंथ का नहीं बना सकते, वो उसका एक डोसेज कंट्रोल है। इट मीन्स मेरा इंट्रिंसिक रिस्क जो कि उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से है, वो मैंने डोसेज कंट्रोल से कवर किया। इसी तरीके से जैसे मेरे टेट्रासाइक्लिन्स से रिलेटेड एक इंट्रिंसिक रिस्क है कि मैं उसको कैल्शियम के साथ नहीं दे सकता, कैल्शियम के साथ ये इनकम्पैटिबल है। इसका मतलब ये अपनी पोटेंसी को लूज कर देते हैं, तो मैं अवॉइड करता हूँ उसमें कैल्शियम को ऐड करना। यानी कि टेट्रासाइक्लिन का कोई भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें कैल्शियम ऐड नहीं किया जाता है। साथ ही साथ पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि ये दूध के साथ नहीं लेंगे आप। एक्सट्रिंसिक रिस्क को कैसे कवर किया जाता है? हम लोग मैक्सिमम जब भी रिस्क असेसमेंट करते हैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सट्रिंसिक रिस्क पे ही काम करते हैं। कैसा कि हम लोग हर तरह के जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसको हम लोग कवर करते हैं अपने रिस्क असेसमेंट में। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी है, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो ऐसा नहीं कि कहीं कोई साइड इफ़ेक्ट कवर हो रहा हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से तो कोई रिस्क जनरेट ना हो रहा हो, कॉन्टामिनेशन से रिलेटेड रिस्क या फिर ह्यूमन एक्सपोजर से रिलेटेड रिस्क, ये जो भी हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक रिस्क में कवर करते हैं। इसके साथ ही साथ जो होता है कि हमें कंपैटिबिलिटी स्टडी, ये भी एक एक्सट्रिंसिक रिस्क को ही कवर करता है। मुझे मान लीजिए कि मुझे पता नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ कंपैटिबल है, तो मैं कंपैटिबिलिटी स्टडी परफॉर्म करता हूँ। ये भी एक्सट्रिंसिक रिस्क को कवर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क। प्रोडक्ट से रिलेटेड रिस्क को हम लोग कैसे असेसमेंट करते हैं? मैं प्रोडक्ट को असेसमेंट करता हूँ कि प्रोडक्ट में कैसा, कि मेरे प्रोडक्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या मुझे मतलब क्या क्या मेजर्स लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरा पैरासीटामोल है, अगर मैं इसका कोई रिस्क असेसमेंट करूँ तो मुझे यहाँ पे सब कुछ कवर करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मेरे प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड जो मेरे सेफ्टी कंसर्न्स हैं, मेरे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो उसके मटेरियल्स हैं, जो मशीन्स हैं,
जो उसके वैलिडेशन से रिलेटेड है, जो उसकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, सभी कुछ मुझे कवर करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ मैं प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क करूँगा, तो सिर्फ मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड पैकिंग प्रोसेस, इन्हीं को कवर करता हूँ। थर्ड हैंड पे हम लोग करते हैं जब फैसिलिटी से रिलेटेड रिस्क, तो फैसिलिटी से रिलेटेड रिस्क में मैं हमेशा बिल्डिंग को कवर करता हूँ। बिल्डिंग, मशीन्स, उसके लेआउट्स, उसके डिजाइन, उसकी वॉल स्ट्रक्चर, लाइट्स, एयर वेंटिलेशन, मूवमेंट्स, इन सबको कवर करता हूँ। अब जब भी मैं, जैसे मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट, अब इसमें एनवायरनमेंट कहाँ गया, मेरा एयर वेंटिलेशन एनवायरनमेंट को शो करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर एंड RH क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये हमें इन चीज़ों पे मेरा फैसिलिटी से रिलेटेड रिस्क किया जाता है। अब मैंने ये बताया था बिजनेस रिलेटेड रिस्क, तो बिजनेस रिलेटेड रिस्क मेरा फार्मा में कैसे काम करता है, जैसे कि मेरा वेंडर अप्रूवल है। मान लीजिए मैंने किसी प्रोडक्ट के लिए सिर्फ एक ही वेंडर को अप्रूव कर रखा है, तो वो जो है ओनली वन, जब भी मेरे पास सिर्फ एक ही वेंडर होगा तो वो अपनी मोनोपोली चलाता है, प्लस वो डिलीवरी अपनी मर्ज़ी से करेगा। ऑन द अदर हैंड मैं इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए एडिशनल वेंडर्स को अप्रूव कर सकता हूँ। ये मेरे पास वेंडर ए है, मैंने एक बी वेंडर को भी अप्रूव किया, प्लस मैं सी को भी दे सकता हूँ। अब इससे क्या होगा कि ए वेंडर अगर अपनी मोनोपोली चलाएगा तो मैं इधर की बजाय इन दोनों पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। अल्टीमेटली जो मेरा बिजनेस है, जो मेरा टास्क है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसमें साथ ही साथ क्या आता है, मेरा इनपुट कॉस्ट। अब इनपुट कॉस्ट अगर मेरे पास सिर्फ एक ही वेंडर है जो अपनी मोनोपोली चला रहा है, तो इनपुट कॉस्ट को वो इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पता चला मेरा आउटपुट कॉस्ट जो है, मेरे प्रोडक्ट की जो रेट है वो कम हो सकती है। अल्टीमेटली वो मुझे फिर आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसी तरीके से मेरा फिर आता है मार्केट। मैं हो सकता है अपने आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट के वैल्यू को भी बढ़ा सकता हूँ, बट ये सब डिपेंड करता है मेरा मार्केट पे। अगर मेरा मार्केट ही चीप है, मतलब जहाँ पे मैं महंगे प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता हूँ, तो मुझे अपने आउटपुट कॉस्ट को कम ही रखना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे अपने इनपुट कॉस्ट को भी कम करना पड़ेगा। सो आई गेस आपको इतना ये सब चीज़ें समझ में आई। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हमें रिस्क असेसमेंट करने के कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट की जब भी मैं बात करता हूँ टूल्स का, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास आता है FMEA, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। अब इसका क्या मतलब है कि जो मेरा RPN है, अगर वो एक ख़ास लिमिट से ऊपर रहता है तभी मुझे उसके अगेंस्ट एक्शन करने की ज़रूरत है, करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है।
मान लीजिए वो मेजर या क्रिटिकल में आता है, तभी मुझे अपने कुछ कापा लेने की रिक्वायरमेंट है, तब मुझे कापा की ज़रूरत पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड FMECA, FMECA में क्या है मेरा फेलियर मोड इफेक्ट क्रिटिकलिटी एनालिसिस। यहाँ पे क्या है, मैं RPN पे तो काम करूँगा ही करूँगा, लेकिन जो मेरा S है यानी कि सिवियरिटी है, अगर वो हाई रहेगा तो भी मुझे कापा लेना पड़ेगा। प्लस RPN अगर ये भी हाई होता है, मेजर में या फिर क्रिटिकल में आता है, तब भी मुझे कापा लेना पड़ेगा। इसी तरीके से हमने बात करी जो फार्मा में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। एक है हमारा FTA, फॉल्ट ट्री एनालिसिस। अब फॉल्ट ट्री एनालिसिस में क्या है कि मेरे पास कोई भी एक एक्शन है, उससे रिलेटेड मैंने एक सब एक्शन निकाला स्टेम। अब उस स्टेम के कुछ ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज के कुछ सब ब्रांचेज हैं, तो फिर ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई चीज़ स्पिल कर जाती है तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे अब इसके अगेंस्ट भी कापा लेना पड़ेगा, इसको रोकने के लिए भी कापा लेना पड़ेगा, इन एक्शंस को भी होने से बचाने के लिए कापा लेना पड़ेगा। एक है मेरे पास HACCP, इनकी हैजार्ड एनालिसिस। हैजार्ड एनालिसिस में मेरे पास जो फेलियर मोड है, मुझे उसी के अगेंस्ट कापा लेना पड़ेगा। वो कुछ भी हो, भले वो मेजर हो या ना हो, वो सिवियर हो या ना हो, उसकी इफ़ेक्ट सिवियर हो या ना हो, फिर भी मुझे उसके अगेंस्ट कापा लेना पड़ेगा। रीज़न कि जो फेलियर मोड है मुझे इसी को होने से रोकना है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ फूड के साथ आता है एलर्जन, तो मुझे कापा लेना पड़ेगा कि मैं अपने फूड में कोई भी एलर्जन यूज नहीं करूँगा। प्लस अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज होता है या कोई ऐसा कोई मेरा प्रोडक्ट है जिसमें एलर्जेंस यूज होते हैं, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड लाइन बनाऊँगा। प्लस उस पर लेबलिंग करके भी मेंशन करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर फार्मा प्रोडक्ट्स में लैक्टोज यूज करता हूँ, तो मुझे कुछ कंट्रीज में जब भी एक्सपोर्ट करूँगा तो वहाँ पर मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि दिस प्रोडक्ट कंटेन्स लैक्टोज। ये मेरे वो 4 टूल्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें आती हैं। QRM एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसमें रेगुलरली कुछ ना कुछ चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं। एक मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल समझा देता हूँ कि QRM का डिज़ाइन कैसा होता है, मेरा रिस्क असेसमेंट का डिज़ाइन कैसे किया जाता है, किसी भी इंडस्ट्री में क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है उसका सब्जेक्ट, फिर आता है उसका पर्पज, फिर आएगा स्कोप, फिर टीम जिसमें लीडर प्लस मेंबर्स। लीडर को कुछ लोग ऑनर भी कह देते हैं, प्लस मेंबर्स। इसके बाद मेरा क्राइटेरिया में S का, O का, D का, RPN का, सभी का क्राइटेरिया मेंशन किया जाएगा। उसके बाद आता है मेरा एनालिसिस।
एनालिसिस के बाद आएगा समरी, फिर कंक्लूजन, फिर कम्युनिकेशन, फिर एब्रिविएशंस इफ एनी, देन अप्रूवल। ये मेरा एक डिजाइन होगा। अब इसमें क्या है, बाकी सब चीज़ें तो सेम है, सबसे ज़्यादा जो मेरा फोकस होता है वो एनालिसिस पे होता है। अब एनालिसिस करते समय हम लोगों को क्या चीज़ करना पड़ेगा, हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे कि हमें समझना होता है कि मैं अपनी QRM का डिज़ाइन कैसा रख रहा हूँ, मैं उसका स्ट्रक्चर कैसा रख रहा हूँ, मैं जो भी टूल्स यूज कर रहा हूँ मैं उसको किस तरीके से समझा सकता हूँ। एक जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला डिज़ाइन है वो है, इधर आएगा सीरियल नंबर, देन आएगा फेलियर मोड, देन उसका इफ़ेक्ट, पोटेंशियल जो इफ़ेक्ट है फेलियर का, देन इसका रूट कॉज के बाद आएगी इसके सिवियरिटी, फिर यहाँ पे आएगा मेरा एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स, जिसमें आएगा मेरे पास क्या एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स है, और यहाँ पर आएगा इसका ओ एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स प्लस पास्ट हिस्ट्री। समझिए जो आपका इफेक्ट है वो आपको सिवियरिटी को शो करेगा, RCA प्लस एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स ये आपके अक्रेंस को शो करेंगे। इसके बाद आएगा मेरे पास मेजर्स, डिटेक्टिंग मेजर्स, ये मेरे D को शो करेंगे, D इज द डिटेक्टिबिलिटी। इसके बाद आएगा RPN, देन अगेन मेरा जो है यहाँ पे कापा, इफ़ एनी क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मुझे हर एक्शन के अगेंस्ट कापा लेना पड़े। कापा किस केस में लेना है, सिर्फ मेजर और सिवियर क्रिटिकल के केस में, या फिर जब मेरे इफ़ेक्ट्स सिवियर होते हैं। कापा के बाद आएगा मेरा रीएनालिसिस, यहाँ पे फिर से SOD, यहाँ पे RPN, यहाँ पे इसकी एक TCD किस चीज़ की है, ये कापा की। इट मीन्स इस डेट तक मेरे ये कापा इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। मैं ये रीएनालिसिस कब तक करता रहूँगा, जब तक कि मेरा ये जो फेलियर मोड है इसका इफेक्ट माइनर केस तक नहीं आ जाता, यानी कि जो रिस्क जनरेट हो रहा है वो माइनर नहीं हो जाता। मान लीजिए मैंने कहा कि कंटामिनेशन मेरा एक फेलियर मोड है, उसका इफेक्ट क्या है कि मेरा प्रोडक्ट फेल होगा, सिवियरिटी हाई है, 5 दिया जाएगा यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कहा कंटामिनेशन, इसमें आएगा प्रोडक्ट फेल, रूट कॉज क्या है, मेरे कंटामिनेशन का, मेरे पास मान लीजिए मशीन्स ऐसी हैं, ये आएगा यहाँ पे 5। एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स, मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास SOPs तो हैं क्लीनिंग की, लेकिन मैंने वैलिडेशन नहीं किया। SOP हैं बट वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन नॉट परफॉर्म्ड, तो मेरा ये अक्रेंस भी 5 जाएगा। ये हो सकता है ये 4 हो जाए कि मेरे पास SOPs हैं लेकिन मेरे पास क्लीनिंग वैलिडेशन नहीं है, मैं क्लीन करता हूँ। डिटेक्टिंग मेजर्स के मेरे पास रिंस है, मेरे पास डिटेक्टिंग मेजर्स हैं रिंस का, प्लस प्रोडक्ट एनालिसिस है, तो ये 3 हो जाएगा। 5 × 4 × 3 हो जाता है 60। तो मेरा ये अपने आप में मेजर क्लास में चला जाए। फिर मैं कापा लूँगा कि CV करूँगा, क्लीनिंग वैलिडेशन परफॉर्म करूँगा, प्लस मैं स्वैब एनालिसिस
हर प्रोडक्ट की करूँगा, तो मुझे दोबारा से अपना रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा कि क्या मेरा सेवी करने से, जो मेरा स्वैब एनालिसिस करने से क्या मेरा रिस्क कम होता है या नहीं होता है। ऐसा तो नहीं कि पता चले मैं इतना सब करूँ और फिर भी रिस्क मेरा मेजर क्लास में रह जाए, तो मुझे वो भी चीज़ एनालिसिस करनी है होगी। तो इसके आई गेस आप लोगों को यहाँ तक का ये पार्ट समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा जो QRM का टॉपिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप लोगों को ये समझ में आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भी आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।